हेलो स्टूडेंट। यूनिक ज्योग्राफी नोट चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफिकल थॉट के महत्वपूर्ण टॉपिक नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, जिसे डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म कहा जाता है, पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से यह नोट्स तैयार करना है ताकि यूजी, पीजी और नेट या जेआरएफ के एग्जाम के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बने और किसी प्रकार से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद क्या है। भूगोल में कई प्रकार के द्वैतवाद का विकास हुआ है। इनमें नियतिवाद बनाम संभववाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह द्वैतवाद भूगोल के विषय वस्तु से संबंधित है। यूरोप में जब आधुनिक भूगोल का विकास हुआ तो जर्मन भूगोलवेताओं ने नियतिवाद दृष्टिकोण अपनाया। नियतिवाद का तात्पर्य है भूगोल में प्रकृति की श्रेष्ठता को महत्वपूर्ण मानना। जर्मन विद्वानों के विरुद्ध फ्रांस में संभववाद का उदय हुआ, यानी जर्मन विद्वान जो है नियतिवाद के समर्थक थे, जबकि फ्रांसीसी भूगोलवेता ज्यादातर मैक्सिमम लोग संभववाद के समर्थक थे। लेकिन इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं केवल नियतिवाद की। नियतिवाद बनाम संभववाद दोनों हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, केवल और केवल नियतिवाद की चर्चा करने वाले हैं। फ्रांसीसी विद्वान भूगोल में मानव के अध्ययन पर अधिक जोर देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी और फ्रांस में भूगोल के विषय वस्तु को लेकर द्वंद्व छिड़ गया। यह द्वंद्व द्विविभाजन का रूप धारण कर लिया। इसके पहले हम बताए थे कि द्विविभाजन किसी भी विषय वस्तु को दो भागों में बांट देता है। जैसे सबसे पहले इतिहास को भूगोल से अलग कर दिया गया। वर्तमान में भूगोल और इतिहास को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो यह द्विविभाजन हुआ। जबकि जैसे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, तो यह द्वैतवाद हुआ। नियतिवाद बनाम संभववाद, यह क्या हुआ? द्वैतवाद हुआ। ठीक है। कालांतर में टेलर महोदय ने नियतिवादियों एवं संभववादियों की आलोचना करते हुए तार्किक तरीके से नवनियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया। ये अक्सर पूछा जाता है कि नवनियतिवाद की संकल्पना किसने दिया? तो किसने दिया? टेलर महोदय ने। उन्होंने नियतिवादियों और संभववादियों की आलोचना करते हुए दोनों का एक अलग विचारधारा उन्होंने मिला करके दिया है, जिसे नवनियतिवाद संकल्पना कहा जाता है। ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया कि नियतिवाद और संभववाद दोनों अलग अलग पहलू नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्थात नियतिवाद और संभववाद को नियतिवाद बनाम संभववाद के रूप में देखा जाना चाहिए। भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हेतु अनेक पद्धति एवं वैचारिक संप्रदाय का विकास हुआ। उनमें से एक विचार निश्चयवादी के नाम से जाना जाता है। भूगोल में द्वितीय विश्व युद्ध तक निश्चयवादी विचार का प्रभाव बना रहा। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तक इसका प्रभाव बना रहा निश्चयवादी का। निश्चयवादी विचार का तात्पर्य है समय का इतिहास, सभ्यता, जीवन शैली, संस्कृति एवं राष्ट्र की सभी धारणाएं पर्यावरण के द्वारा निर्धारित एवं संचालित होती है। यह किसका मानना है? नियतिवादियों का। इसका सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं। नियतिवादी संकल्पना मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता या मोम का पुतला मानता है, जिस पर भौतिक तत्व क्रियाशील रहते हैं और उनके व्यवहार तथा निर्णय लेने की प्रवृत्ति को भी नियंत्रित करती है। क्लियर है? यह नियतिवादी का सिद्धांत है। नियतिवाद या निश्चयवाद के समर्थन में तर्क, मतलब इसके समर्थन में कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कहा है, जो आगे हम देखते हैं। नियतिवाद की सर्वप्रथम व्याख्या करने का कार्य यूनानी एवं रोमन भूगोलवेताओं ने किया। जैसे हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, यूथिडेडस, जोनोफोन,
जैसे भूगोलवेताओं ने बताया कि भौगोलिक अवस्थिति, पर्यावरण अनुकूलता के कारण ही एथेंस नगर को पूरे दुनिया में विशिष्ट महत्व प्राप्त है। यह नियतिवाद के समर्थन में तर्क दिया। फिर इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तक एक वायु, जल और स्थान में बताया है कि मानवीय अधिवास वायु, जल और स्थान के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। उन्होंने बताया कि नील नदी घाटी क्षेत्र में सघन जनसंख्या इसलिए पाई जाती है कि वहां कृषि कार्य के लिए मानव तथा अधिवास के लिए जल, वायु और स्थान काफी अनुकूल है। ये मतलब कि नील नदी घाटी क्षेत्र में सघन जनसंख्या किस लिए बसा है, उसका यह कारण बताया हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में, एक वायु, जल और स्थान में। फिर अरस्तु क्या कहा, अरस्तु महोदय ने बताया कि शीत प्रदेश में निवास करने वाले निवासी साहसी और उष्ण प्रदेश में निवास करने वाले निवासी आलसी और डरपोक होते हैं। शीत प्रदेश के निवासी हमेशा शासक होते हैं और उष्ण प्रदेश के निवासी शोषित होते हैं। इसी कारण से नियति प्रकृति के द्वारा शोषित एवं शासक वर्गों का निर्धारण होता है। अब रोमन भूगोलवेता का देखते हैं क्या मत है। रोमन भूगोलवेता स्ट्रेबो ने बताया कि ढाल, उच्चावच और जलवायु ये सभी प्रकृति प्रदत्त है। ये तीनों कारक मिलकर मानव के जीवन शैली को विकसित करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें, मध्ययुगीन चिंतकों में बोल्डिंग, मोंटेस्क्यू ने बताया कि मानवीय अधिवास और उसके कार्यकलाप का निर्धारण भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच और मृदा के द्वारा निर्धारित होता है। मोंटेस्क्यू ने यहाँ तक बताया कि उपरोक्त तीनों कारकों के द्वारा मानवीय संस्कृति भी निर्धारित होती है। निश्चयवादी विचार के विकास में अरब भूगोलवेता जैसे अल-बरूनी, अल-मसूदी, इब्न हाकल, अल-इदरीसी, इब्न खालदून ने इस विचार को पुष्ट किया। यह अक्सर पूछा जाता है, अरब भूगोलवेता कौन कौन है, अल-बरूनी, अल-मसूदी, इब्न हाकल, अल-इदरीसी और इब्न खालदून। इतना महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेता है। फिर पांचवा अल-मसूदी के बारे में देखते हैं। अल-मसूदी ने उत्तर भारत का अध्ययन करके बताया था कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल स्तर उपलब्ध हो, वहां के लोग हमेशा प्रसन्नचित्त और विनोदपूर्ण होते हैं, और जबकि शुष्क प्रदेश के निवासी काफी असंतुलित होते हैं। ये किसका कहना था, अल-मसूदी का। जर्मन भूगोलवेता इमैनुअल कांट, इसका पूरा नाम है, महोदय ने बताया कि उष्ण प्रदेश के निवासी सुस्त और भीरू होते हैं, जबकि शीत प्रदेश के निवासी साहसी और प्रतिज्ञ होते हैं। किसका कहना था, कांट महोदय का। आधुनिक भूगोल में नियतिवादी चिंतन के विकास में जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट के कॉस्मस और रीटर के अरकुंडे नामक पुस्तक का विशेष योगदान है। ये अक्सर पूछा जाता है, जर्मन भूगोलवेता कौन, हम्बोल्ट के कॉस्मस पुस्तक और रीटर के अरकुंडे पुस्तक का नियतिवादी चिंतन में काफी योगदान रहा है। इन दोनों विद्वानों ने न केवल प्रकृति की श्रेष्ठता को स्थापित किया, वरन भौतिक भूगोल को ही मुख्य भूगोल माना। एक और द्वैतवाद है, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। तो ये दोनों किसके समर्थक थे, भौतिक भूगोल के समर्थक थे। कौन कौन, हम्बोल्ट और रीटर। इन्होंने अपने अपने पुस्तक में कॉस्मस और अरकुंडे में नियतिवादी चिंतन के भी समर्थन व्यक्त किया। रीटर महोदय ने यहाँ तक बताया कि मानव के शरीर की बनावट, शारीरिक गठन और स्वास्थ्य कई पर्यावरणीय विभिन्नता के कारण ही उत्पन्न होती है। फिर वहीं हम्बोल्ट ने बताया कि पर्वतीय प्रदेश के लोगों की जीवन शैली मैदानी क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली से भिन्न होता है। अब डार्विन का विचार देख लेते हैं, क्या है नियतिवाद पर। 9 नंबर, डार्विन ने अपने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये अक्सर पूछा जाता है, में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि जीवों के उद्विकासीय प्रक्रिया को प्राकृतिक कारण ही निर्धारित करते हैं। जो जीव प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं,
वे जीवित रह पाते हैं, और जो अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं उन्हें प्रकृति क्या करता है, परित्याग कर देती है। डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर रैटजल महोदय ने नियतिवाद के स्थान पर पर्यावरणवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। नियतिवाद संकल्पना के तहत मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रकृति के समस्त घटकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरणवाद के तहत प्रकृति के कुछ निश्चित घटकों के प्रभाव का ही विश्लेषण किया जाता है। क्लियर है? ये पूछा जाता है कि रेटजल किसके विचार से प्रभावित थे, तो किसके विचार से प्रभावित थे? डार्विन के सिद्धांत से रेटजल काफी प्रभावित थे। इसी कारण इन्होंने नियतिवाद को अपनाया और नियतिवाद के जगह उसके स्थान पर क्या बताया? पर्यावरणवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया इन्होंने। फिर पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक बक्कल महोदय ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक में मानवीय कार्यों का निर्धारक प्रकृति को माना और बताया कि धन का संग्रह तथा उसका विवरण इत्यादि भी जलवायु, मृदा जैसे कारकों पर निर्भर करती है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लैपली ने प्लेस, वर्क, फोल्क अर्थात स्थान, कार्य, लोक परंपरा या संस्कृति नामक संकल्पना का विकास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्थान कार्य को निर्धारित करता है और कार्य लोक संस्कृति को निर्धारित करता है। इस तरह लैमोलिन महोदय ने यह बताया कि समाज का सौंदर्यीकरण वातावरण के द्वारा ही किया जाता है। कई अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवाद संकल्पना का समर्थन किया। डेविस महोदय ने ज्योग्राफिकल एसे नामक पुस्तक में भूदृश्य के विकास पर जलवायु जैसे कारकों का महत्वपूर्ण माना। डेविस का महत्वपूर्ण किताब क्या है? ज्योग्राफिकल एसे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता मिस सैंपल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, ये किताब किसने लिखी? ये मिस सैंपल ने। ठीक है, कहाँ की भूगोलवेत्ता है? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। इसको क्या कहा जाता है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में अनेक प्रकार के तथ्यों से नियतिवाद का समर्थन किया। उन्होंने इस पुस्तक में मानव को धरातल की उपज बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मानव मोम का पुतला है, इसे प्रकृति जब चाहे तब चुटकियों से मसल सकती है। इस तरह मिस सैंपल को नियतिवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसकी पुस्तक नियतिवाद के समर्थन में लिखा गया अंतिम पुस्तक था। उपरोक्त भूगोलवेत्ताओं के अलावे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैककिंडर, चीसोल्म, हर्बर्टसन, रॉबर्ट मिल, बोमेन जैसे भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवाद का समर्थन किया। इन भूगोलवेत्ताओं ने यूरोप, अफ्रीका के कई देशों में अध्ययन कर अपने विचारों को पुष्ट किया। गैडिस महोदय ने यह बताया कि न्यून पोषण से ग्रसित मनुष्य को मलेरिया की बीमारी अधिक होती है। जैसे भारत के लोग निरामिष भोजन कम करते हैं, जिससे उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, फलतः उनमें मलेरिया जैसी बीमारी होती है, जबकि मांस खाने वाले मनुष्यों में मलेरिया की बीमारी कम होती है। अब इसका आलोचना देखते हैं, किस प्रकार से नियतिवाद की आलोचना की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियतिवादी की निम्नलिखित आलोचना किया जाने लगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक नियतिवादी विचारधारा काफी जोर शोर से चल रही थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी विभिन्न प्रकार से आलोचना होने लगी। पहला देखते हैं, कुछ विद्वानों ने यह कहा कि नियतिवादी एक पक्षीय विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति की भूमिका को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा आलोचना, OH के स्पेट महोदय ने नियतिवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि वातावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। हडसन महोदय ने नियतिवादी की आलोचना करते हुए कहा कि इस संकल्पना को पूर्णतः त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह मानव और प्रकृति को अलग करता है।
फिर चौथी आलोचना, नियतिवादी संकल्पना के सबसे आलोचक संभववादी भूगोलवेत्ता हुए, जिनमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता सबसे प्रमुख है। मतलब नियतिवादी संकल्पना के सबसे प्रमुख आलोचक कौन हुए? संभववादी भूगोलवेत्ता हुए, जिनमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। फिर पांचवा आलोचना, ब्लास महोदय ने कहा कि प्रकृति ज्यादा से ज्यादा सलाहकार की भूमिका निभा सकता है, ना कि निर्णय कर्ता हो सकता है। फिर ब्रूल्स महोदय का क्या कहना था इस पर? ब्रूल्स महोदय ने नियतिवादी की आलोचना करते हुए कहा कि मानव दिन दहाड़े पृथ्वी के गर्भ से खनिज पदार्थों को निकाल रहा है और प्रकृति मौन बनी रहती है। लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त तत्वों से स्पष्ट है कि नियतिवादी संकल्पना के कई कट्टर आलोचक हुए, फिर भी नियतिवादी के विरोध में ही संभववादी संकल्पना का अभी उदय हुआ। फलतः नियतिवादी बनाम संभववाद नामक द्वैतवाद की शुरुआत हुई। यहीं से जो है नियतिवाद बनाम संभववाद की उत्पत्ति हुई, क्योंकि बहुत लोग जो है प्रकृति के समर्थक थे और बहुत विद्वान जो है मानव अध्ययन को केंद्र बिंदु बनाना चाहते थे। तो यहीं से नियतिवाद बनाम संभववाद द्वैतवाद की उत्पत्ति हुई, जिसके फलस्वरूप भूगोल के विषय वस्तु को विस्तृत आयाम देने में काफी मदद मिली। अब संभववादी पर भी बहुत सारे विद्वान अपना अपना पक्ष रखने लगे और नियतिवादी पर भी अपना अपना पक्ष रखने लगे। इस प्रकार भूगोल के विषय का काफी विस्तार होने लगा, विस्तृत आयाम इसे मिलने लगा। थैंक यू। इस प्रकार का नोट्स लगातार देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यदि इसका आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा एक वेबसाइट भी है www.geographynotespdf.com, या गूगल क्रोम पर आसानी से खुल जाएगा और इस पर जो अभी जितना हम चर्चा किए हैं बिल्कुल मुफ्त नोट्स मिल जाएगा। या सबसे पहले गूगल क्रोम पे इसको सर्च करेंगे और सर्च जब हो जाएगा तो फिर उसमें भौगोलिक चिंतन पर जाएंगे। भौगोलिक चिंतन में जाएंगे तो इसमें यह नोट्स बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। थैंक यू।